हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। और अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आने वाले अक्टूबर या नवंबर में जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपने सहायक व प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए अप्लाई किया है तो आपने सिलेबस ज़रूर देखा होगा। सिलेबस दो भागों में बटा है, जिसमें पेपर 1 आएगा और एक पेपर 2 आएगा जो कि आपके सब्जेक्ट से होगा। पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स और भी बहुत कुछ। ये सारी चीज़ें आपको पेपर 1 में देखने को मिलेंगी। टोटल 50 प्रश्नों का 50 अंकों का पेपर होगा और ये पास करना भी आपको ज़रूरी है। कैसे क्वेश्चन होंगे, किस तरह के टॉपिक से होंगे, इस तरह को मैं आपके लिए इस तरह का मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ, मॉडल पेपर बना के लाई हूँ, जिससे कि आपको जूनियर शिक्षक भर्ती पेपर 1 की तैयारी करने में मदद मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली अपलोड करती रहूँगी। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। 50 अंकों का पेपर होता है और ये भी पास करना आपको ज़रूरी है। आप किसी भी विषय से, हिंदी से, साइंस से या एसएसटी, किसी भी विषय से आपने अप्लाई किया है, लेकिन पेपर 1 में आपके सारे विषय आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर समझाती भी चलूंगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, हर वीडियो में 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो कभी किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिखेगा, कभी किसी सब्जेक्ट का। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। लर्नर्स, अगर आप यूपीटेट, सीटेट, एमपीटेट, DSSB, KVS की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस पर जुड़कर इन सारी तैयारी को और आसान बना सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको प्लस पर मिलेंगी। वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज़, अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ना, सब कुछ आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा। और सिर्फ प्लस के साथ ही नहीं, आप मेरी फ्री लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अनअकैडमी पर होती हैं। ये स्पेशल क्लासेस हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये क्लासेस डेली होती हैं। 3 क्लासेस हैं मेरी, 3 बजे दोपहर के, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे। अगर आप EVS, हिंदी और SST की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी फ्री लाइव क्लास को ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए, एनरोल कीजिए, नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिए और अनलॉक करके, यानी कि रेफरल कोड यूज़ करके, प्रतीक्षा टेट यूज़ करके अनलॉक कर लीजिए उस फ्री लाइव क्लास को। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसके साथ ही क्रैक एमपीटेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स आप लोगों के लिए आया है जो कि 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको EVS, संस्कृत, मैथमेटिक्स, CDP, इंग्लिश, हिंदी सभी की तैयारी करवाई जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। कंप्लीट बैच कोर्स है एमपीटेट 2021 का। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट इस सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट और पा लीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज़रूर डाउनलोड करके मेरी फ्री लाइव क्लास और ये बैच कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिए। चलिए तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय क्या था, यानी कि थीम आपको बतानी है, क्या थीम था। मजबूत, बहादुर और दृढ़ संकल्प, देश पहले, हमेशा पहले, स्वर्णिम विजय वर्षा या आत्मनिर्भर भारत। सॉरी, ये आत्मनिर्भर है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट में आंसर देना चाहें तो कमेंट में आंसर दे लीजिए, नहीं तो किसी पेपर पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। बाद में कितने मार्क्स हुए हैं आपके 20 में से, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देश पहले, हमेशा पहले, यानी कि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। यहाँ पर जो आपको आत्मनिर्भर भारत दिख रहा है, ये
हमारा जो 74वां स्वतंत्रता दिवस था 2020 का, उसका थीम था ये आत्मनिर्भर का। और 2021 का है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्रीन पर आ चुका है। इलाहाबाद पिलर यानी कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से या चंद्रगुप्त द्वितीय से? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये ध्यान रखिए, प्रयाग, क्योंकि इलाहाबाद का नाम आप प्रयाग राज पढ़ चुका है तो आप आसानी से याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से। और ये किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है समुद्रगुप्त। ऑप्शन 20 का सही आंसर है समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त के एक राज दरबारी कवि थे हरिसेन, हरिसेन थे, उन्होंने ही इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, जिसमें समुद्रगुप्त की तारीफों के बारे में उन्होंने बखान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक झुंपा लाहिरी हैं, अरविंद अडिगा, करण थापर या अरुंधति रॉय? और राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद का कौन सा सेट है? अनुच्छेद 5 से 11, 1 से 4, 12 से 35 या 36 से 51? और राइट ऑप्शन है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद की बात आ रही है तो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 5 से 11। तो भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों से संबंध 5 से 11 अनुच्छेद है। 1 से 4 जो अनुच्छेद दिया है ये संघ, जो आर्टिकल 1 से 4 तक दिया है, ये संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित होता है, उसके क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों से है। प्रावधान, तो अगर संघ और क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किसमें दिए हैं तो आर्टिकल 1 to 4। 12 से 35 जो आर्टिकल है इसमें नागरिकता के मौलिक अधिकारों के बारे में है, नागरिकता और गैर नागरिकता के मौलिक अधिकारों के बारे में है 12 से 35 में। और 36 से 51 में है, इंपॉर्टेंट आता है, कई बार पूछा गया है तो ज़रूरी है आप इसको ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दिए हैं राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी, नीति निर्देशक। हो सकता है ये क्वेश्चन मेरे आगे के मॉक टेस्ट में आपको दिया हुआ हो, तो अभी से ध्यान रखते चलें। तो ये है 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की ओर से करेंसी बोर्ड जारी करता है? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की ओर से भारत में करेंसी नोट जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो 2022-23 राष्ट्रीय नीति जल्द ही लागू होगी सभी विश्वविद्यालयों में, लेकिन सबसे पहले लागू करने का 22-23 से वो किया है अभी दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बृहद एक श्रृंगी यानी कि एक सींग वाला, श्रृंगी को बोला जाता है सींग, और अगर आप हिंदी आपके में भी अगर आप दे रहे हैं तो ये शुद्ध वर्तनी आप देख सकते हैं, ये कई बार पूछा जाता है, लोग गड़बड़ कर देते हैं, ये वाला श्रा बना देते हैं, तो ये वाला श्रा नहीं बनाना है।
तो एक श्रृंगी जो है यानी कि एक सींग वाला गैंडे के बारे में आपको बताना है, कहाँ पर इसका प्राकृतिक आवास है। आसान सा प्रश्न है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और ये है ऑप्शन सही सी वाला, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये एक सींग वाले गैंडे यानी कि राइनोसोरस के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये असम राज्य में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। अब यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं, ये कहाँ कहाँ है ये ध्यान रख लीजिए। ये सरिस्का जो है ये राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, और बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चेतक एनेस्थीसिया के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस डैश है। तो ये बतानी है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो लाफिंग गैस जिसे हम जानते हैं तो वो कौन सी गैस होती है, तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है। और ये जो गैस है ये रंगहीन और गंधहीन होती है, यानी ना इसमें कोई रंग होता है ना ही इसमें कोई गंध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमॉन? काशी, सारनाथ, कुशीनगर या बौद्ध गया? और बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। बुद्ध जो हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका बचपन का नाम बुद्ध जी का क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ था और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? विक्रम साराभाई, सतीश धवन, होमी भाभा या सीवी रमन? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को जाना जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को अपवाहित करती है? दामोदर नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या चंबल नदी? तो ये जो छोटा नागपुर पठार है, कई बार आपने सुना होगा, तो ये कहाँ पर है? ये आता है झारखंड राज्य में। तो झारखंड में ये स्थित है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सी नदी को अपवाहित करता है, तो ये है ऑप्शन ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को अपवाहित करता है। करेक्ट। तो दामोदर नदी को क्या कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। और सबसे प्रदूषित नदी अगर आपसे पूछा जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा? दामोदर नदी होगा। प्रदूषित नदी है सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौटंकी का संबंध किस राज्य से है? नौटंकी का संबंध राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो नौटंकी जो संबंधित है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो गांव और कस्बों में आपने देखा होगा मनोरंजन के लिए कुछ लोग नौटंकी यानी कि नाटक करते हैं संगीत के माध्यम से, और यही परंपरा नौटंकी का संबंध उत्तर प्रदेश से दिखाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु जोखिम सूचकांक इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 इज। तो भारत की रैंक बतानी है जलवायु जोखिम सूचकांक में, तीसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं। तो ये 2021 की बतानी है, यानी कि करंट की ही है, और सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि सातवीं। सातवीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल संसाधनों के प्रदूषण का कारण है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ये मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप सपोर्ट करेंगे तो इस तरह के मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते रहेंगे। चलिए आगे, जल संसाधनों के प्रदूषण का कारण बताना है मृत जलीय पौधे, वनों की कटाई, मृत जलीय जंतु या रेडियोधर्मी पदार्थ। तो जल संसाधन यानी कि जल में घुलित ऐसे प्रदूषक जिससे कि जल प्रदूषण होता है, और सर्वाधिक होता है रेडियोधर्मी पदार्थ से। रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो हैं जल प्रदूषण का एक स्रोत हैं। नेक्स्ट है, अगर कहीं डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ बिल्कुल फ्री अनअकैडमी पर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी का, तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं देना है, बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम सर्च करेंगे या डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी क्लासेस आपको शो हो रही होंगी। तो उन क्लासेस को आपको लाइव ज्वाइन कर सकते हैं 3 बजे, 6 बजे और रात के 10 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में डैश अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 11, 12, 14 या 13? और सही जवाब है भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां, करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आयकर, धनकर, बिक्री कर या निगमित कर? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है, आयरन और कार्बन के संयोजन से कौन सी मिश्र धातु बनती है। आयरन और कार्बन के संयोजन से स्टील, स्टेनलेस स्टील, सोल्डर या मोनेल। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टील बनती है। स्टील जो है एक मिश्र धातु है, ये एक मिश्र धातु है स्टील, और इसमें 98% लोहा होता है और 2% कार्बन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। अमेरिका, जापान, बांग्लादेश या नेपाल। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन, तो ये है जापान। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उनका नाम है शिंजो आबे। शिंजो आबे ने अभी हाल ही में 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है। कैलकुलेटर, ट्यूरिंग मशीन, पास्कलाइन या अबेकस। तो सही आंसर है पहला गणना करने वाला जो उपकरण है वो है एबेकस। एबेकस आपने देखा होगा, इस तरह से स्लेट सी होती थी, बच्चों की स्लेट में होता है इस तरह से, उसमें यहाँ पर बीट्स पड़ी होती थी ऐसे, तो ये इस तरह का होता था एबेकस। तो सबसे पहले गणना इसी से की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है और स्लाइड एंड हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हों, और अगर आपको पसंद आए हैं तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है,
बेल आइकन पर प्रेस करना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।